हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल लॉपॉलिटन। अब आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन डिस्कस करेंगे विच इज़ बैक इन न्यूज़ एंड इवन इफ नॉट ये डॉक्ट्रिन प्रॉब्ली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। नाउ आई एम श्योर आपने इसके बारे में सुना होगा, इसको पढ़ा होगा और आपको ये भी पता होगा कि एक सीरीज है ऑफ केसेस ऑफ अमेंडमेंट्स जिससे ये डॉक्ट्रिन निकल के आई है। तो अब ये बात कि डॉक्ट्रिन क्या है उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसका टाइमलाइन क्या है, ये कैसे निकल के आई। इसमें हर केस इम्पॉर्टेंट है और सारे अमेंडमेंट्स वो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि दे आर द वंस हु लेड टू द लैंडमार्क जजमेंट्स। तो अब क्या क्या टाइमलाइन है ये आप प्रॉब्ली यू कैन ड्रॉ इट इन योर कॉपीज और टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। सो फर्स्ट है कि हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है? कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि आप उसको अमेंड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, वो बहुत ही विजनरीज थे। दे न्यू कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बना देना काफ़ी नहीं है, इसमें अमेंडमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने उसमें अमेंडमेंट्स का एक प्रोविजन रखा और वही सारी प्रॉब्लम इवेंचुअली आप देखेंगे कि वही एक प्रोविजन है जो सारी प्रॉब्लम की जड़ बनती है। बट लीविंग दैट फॉर लेटर, पहले हम लोग का आया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। उसने लीड किया शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को। उसके बाद हमारे पास आया 17th अमेंडमेंट एक्ट। इस जजमेंट को नलिफाई करने के लिए कहीं ना कहीं 17th अमेंडमेंट एक्ट आया। क्या आया, क्यों आया, ये सब हम लोग देखेंगे। उसके बाद आया द केस ऑफ सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान और उसी से मिला हुआ आया गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। फिर हम लोग के 24, 25, 26 एंड 29th अमेंडमेंट एक्ट्स आए जिसने की बहुत उधम कर दी कंट्री में। एंड देन केम केशव नंदा भारती ओनली टू टेल कि ये उधम तो बहुत छोटी थी, अभी तो बहुत बड़ी चीज आना बाकी है। एंड दिस इज द जजमेंट विच गेव अस द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इसके बाद मिनर्वा मिल्स और वामन राव का केस आया जिसमें एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस डॉक्ट्रिन को सिर्फ और सॉलिडिफाई किया कि हाँ ये डॉक्ट्रिन है एंड इट इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ द इंडियन लॉ। अब हम लोग देखते हैं कि डॉक्ट्रिन है क्या। जस्ट अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ द डॉक्ट्रिन एंड देन वी कैन गो ऑन सीइंग द केसेस। तो ये एक जुडिशल डॉक्ट्रिन है। जुडिशल डॉक्ट्रिन का क्या मतलब? वो डॉक्ट्रिन जो जुडिशरी के थ्रू आई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू या किसी लेजिस्लेशन के थ्रू नहीं आई है। ये हमारी जुडिशरी ने, इंडियन जुडिशरी ने ये डॉक्ट्रिन दी है विच लिमिट्स द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। और ये किस लिए है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर? ये आपका जो अमेंडिंग पावर है, वो जो ताकत है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि भाई आप उसको अमेंड कर सकते हैं, उसको लिमिट करती है ये पावर। According to this doctrine, the parliament cannot amend the basic features of the constitution. अब amending power में क्या लिमिटेशन है? ये लिमिटेशन है कि आप सब कुछ अमेंड कर लीजिए, मगर वो चीज़ें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, जो चीज़ें बहुत ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कोर है, वो आप नहीं बदल सकते हैं। तो आपको एक फ्रेमवर्क दे दिया गया है लाइक दिस कि इसके बाहर नहीं जाना है। अमेंड एनीथिंग इनसाइड दिस but do not amend anything outside that. Now there is no exhaustive list of what all features are the basic features. ये सुप्रीम कोर्ट विद एवरी केस डिसाइड करती है। जब कोई केस आता है तो कोर्ट देखता है कि क्या जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो बेसिक फीचर है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग का केस आया सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का, जहाँ पे ये कहा जा रहा था कि कोलिजियम सिस्टम हटा के हम लोग एक पूरी कमिटी फॉर्म करेंगे एंड एग्जीक्यूटिव का रोल लेके आएंगे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में, तो ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं, हमारा जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो एक बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अब ये बेसिक फीचर की जो डॉक्ट्रिन आई है बेसिक स्ट्रक्चर की, उसके बहुत टाइम बाद ये बोला गया कि नहीं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो एक बेसिक फीचर है। तो इसी तरह से जब कोई केस आता है तो वो हमारे कोर्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट बेसिकली देखता है कि क्या वो बेसिक फीचर है और अगर है तो वो उसको ऐसा डिक्लेयर कर देता है। अब दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि इसमें ना पूरे इस लड़ाई में ऑफ ये एक टसल माना जाता है जो बेसिक फीचर्स का या जो हम लोग का डॉक्ट्रिन आया है, ये टसल माना जाता है किसके बीच में?
हमारे पार्लियामेंट के बीच में और हमारे जुडिशरी के बीच में, दैट हु हैज़ द मोर पावर। कौन ये डिसाइड कर सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना अमेंड होना है और कितना अमेंड नहीं होना है। तो इसीलिए इसी को देखते हुए दो हमारे प्रोविजंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो क्या हैं? एक है आपका आर्टिकल 13 क्लॉज 2। ये क्या कहता है? द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, एंड एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस क्लॉज शैल टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रवेंशन बी वॉइड। अब ये बात आई कि भाई ये अपने आप में 13 क्लॉज 2 ये कह रहा है कि आपको जो भी लॉ बनाना है आप बनाइए, आपको जो भी अमेंडमेंट बनाना है, अमेंडमेंट भी लॉ है या नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हुआ कि आपको जो भी लॉ बनाना है आप बनाइए, लेकिन वो लॉ जो पार्ट 3 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फंडामेंटल राइट्स। आप फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज करता हुआ कोई लॉ नहीं बना सकते। तो अब मुद्दा ये बना कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है क्या वो लॉ है? अगर वो लॉ है तो इसका मतलब है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसा नहीं हो सकता है जो पार्ट 3 को अब्रिज करे, जो पार्ट 3 को वायलेट करे। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं है तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसा बिल्कुल हो सकता है जो पार्ट 3 को अमेंड करता हो या पार्ट 3 को कॉन्ट्रवीन करता हो। ठीक है, तो ये है हमारा 13 क्लॉज 2 का मुद्दा। अब आता है आर्टिकल 368। ये मेन आर्टिकल है जहां से हमको अमेंडिंग पावर मिली, पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अब उसका टाइटल ये किया गया है। ओरिजिनली टाइटल क्या था इस आर्टिकल का? वो ये था कि प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कि प्रोसीजर बताया गया था कि भाई आप कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो। अब आप देख सकते हैं कि अमेंडमेंट के बाद द वर्ड्स यूज्ड हैव बीन पावर, और अभी हम लोग देखेंगे कि और कैसे बदला है। amended to the power of parliament to amend the constitution and procedure thereof। इस तरह से ये amend कर दिया गया। इसमें क्या प्रॉब्लम थी? बात ये थी कि 368 जो पहले कहता था वो सिर्फ ये कहता था कि भाई अगर आपको अमेंड करना है कॉन्स्टिट्यूशन तो आपका ये प्रोसीजर है। तो इसी पर कहा गया कि सिर्फ प्रोसीजर ही तो दिया है, ये पावर तो दी नहीं है कि आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। वो तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पावर थी। तो इसीलिए ये फाइनली पार्लियामेंट ने अपनी पावर बनाते हुए उसको कहा कि भाई हम तो चेंज कर ही सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हैं, और ये जो 368 है वो सिर्फ उस चीज़ का प्रोसीजर देता है। अब आता है हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो अब वो जो हम लोगों ने टाइमलाइन देखी है वो शुरू होती है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 1951 में आया था। क्या आया था कि भाई 19 क्लॉज 2 में एक तो उन्होंने और रिस्ट्रिक्शंस ऐड किए थे। 19 क्लॉज 2 क्या है? 19 क्लॉज 2 में जो हम लोग के आर्टिकल 19 में बहुत सारे राइट्स दिए हैं उनको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं 19 क्लॉज 2 में। इसके अलावा दो और आर्टिकल्स आए, आर्टिकल 31 क्लॉज ए एंड आर्टिकल 31 क्लॉज बी। ये ऐड किया गया जहाँ पे एग्जेम्प्ट किया गया लैंड रिफॉर्म्स को फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी। यानी कि जो ये आर्टिकल से वो ये कह रहे थे कि अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ लाता है जो कि लैंड रिफॉर्म करने से रिलेटेड है, तो इवन अगर वो लॉज पार्ट 3 के अगेंस्ट जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी की ही नहीं जाएगी। ये देखा ही नहीं जाएगा कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हैं या नहीं है। उसके बाद 9th शेड्यूल आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल था। इसमें क्या था? 9th शेड्यूल आप समझ सकते हैं इसको कि पार्लियामेंट ने अपने लिए एक सेफ्टी लॉग बना लिया कि हम इसके अंदर जो चीज़ डाल देंगे वो कभी क्वेश्चन नहीं हो सकती कोर्ट में। तो वही चीज़ हमारा 9th शेड्यूल है। 9th schedule was inserted that contained the laws which could not be challenged for violation of part 3 of the Indian Constitution। तो ये उनका एक लॉकर बन गया कि हम कोई भी लॉ बना के अगर इसके अंदर प्लेस कर दे 9th शेड्यूल के, तो अब ये चैलेंज नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट में इस बेसिस पे कि भाई ये तो पार्ट 3 के अगेंस्ट है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट है वो अपने लिए इम्यूनिटी देख रहा था कि हम लॉ लाएंगे और आप उस पर कुछ नहीं कर सकते, एंड स्पेशली लैंड रिफॉर्म रिलेटेड। इस पे केस हुआ शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। Now these amendments were challenged before the Honorable Supreme Court. The question was whether the Parliament has power under Article 368 to amend the fundamental rights. तो naturally सबने बोला कि भाई क्या ये राइट है पार्लियामेंट के पास कि वो फंडामेंटल राइट्स को ही अमेंड कर दे? ऐसे करते रहे तो फंडामेंटल राइट्स तो बचेंगे ही नहीं बाय एंड बाय। ये डर था लोगों को। सेकेंडली क्या क्वेश्चन था
कि while Article 13 restricted the power of the Parliament of making any law that is against fundamental right, does constitutional amendment come under the definition of law under 13 clause 3? 13 clause 3 क्या है? 13 clause 3 में लॉ और लॉ एनफोर्स को डिफाइन किया गया है, जहां पे जो वर्ड लॉ है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को यूज नहीं किया गया है। इसीलिए ये सवाल उठा कि क्या आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते करते आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंड कर दोगे और आप वो रिस्ट्रिक्ट भी नहीं करेगा आपको पार्ट 3 उसमें। तो ये दो हमारे मेन क्वेश्चन है। अब कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट यहाँ पे बिल्कुल भी रिबेलियस नहीं हुआ। कोर्ट ने बोला हाँ पार्लियामेंट सही कह रहा है। The court held that Parliament has an absolute power to amend any part of the Constitution, including Part 3. Law under Article 13 means law made in exercise of ordinary legislative power. कोर्ट ने कहा कि जो पार्लियामेंट की ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर है, जो लेजिस्लेट करता है पार्लियामेंट, ये उसके बारे में बात हो रही है, एंड नॉट अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अंडर आर्टिकल 368। कोर्ट ने कहा ये तो स्पेशल पावर है आपकी, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हो, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, तो इसमें जो लॉ है, लॉ की डेफिनेशन में वो नहीं आएगा, इसलिए आप कुछ भी अमेंड कर सकते हो। और ये कहते हुए उन्होंने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को वैलिड किया। इसीलिए आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 9th शेड्यूल है। नाउ कम्स सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अब क्या हुआ कि 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। इसमें क्या था कि इट हैड अमेंडेड आर्टिकल 31A and added 44 acts to the 9th शेड्यूल। अब जब 9th शेड्यूल को ग्रीन फ्लैग मिल गया था तो उसमें बहुत सारे एक्ट्स आते चले जा रहे थे, ज़्यादातर लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड। तो फिर से केस हुआ कि भाई ऐसे कब तक चलेगा। A 5-judge bench was constituted to consider the validity of the act, the Shankari Prasad judgment, and to decide if the parliament can validate laws that court held are invalid. क्या कोर्ट एक चीज़ इनवैलिड कहेगा तो पार्लियामेंट कह देगा अगले दिन बैठ के कि नहीं नहीं कोर्ट ने तो बोला है कि इनवैलिड है, बट एक्चुअली में ये वैलिड है। दूसरी बात, शंकरी प्रसाद का जो केस है जिसमें ये कह रहे हैं कि हाँ आप एब्सोल्युटली एनीथिंग आप अमेंड कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या वो सही है? तो इन और जो एक्ट है 17th अमेंडमेंट, इसकी वैलिडिटी के लिए इन सब के लिए बैठी सज्जन सिंह की बेंच। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा शंकरी प्रसाद को रीओपन करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने एकदम सही बोला है। लॉ डज नॉट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। द पावर गिवन अंडर आर्टिकल 368 कैन बी डन बोथ प्रोस्पेक्टिवली एंड रेट्रोस्पेक्टिवली। यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर बढ़ा दी और बोला कि आप अमेंडमेंट तो कर ही सकते हैं, आप प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट यानी कि जो आगे आने वाले लॉज हैं उनके लिए, और रेट्रोस्पेक्टिवली जो हो चुके हैं लॉज उनके लिए, आप दोनों के लिए अपनी ये आर्टिकल 368 की पावर यूज कर सकते हैं। Thus the parliament can validate laws that have been called invalid by the court. इसीलिए अगर कोर्ट ने बोला भी है कि इनवैलिड है कोई चीज, तो पार्लियामेंट बिल्कुल कह सकता है कि नहीं नहीं वैलिड है। नाउ जस्टिस मुदोलकर एंड जस्टिस हिदायतुल्लाह गेव कॉन्करिंग ओपिनियंस। ये दो नाम इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये बिल्कुल आ सकता है कि कॉन्करिंग ओपिनियंस किसके थे, और ये आगे इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। तो कॉन्करिंग ओपिनियन ऑफ जस्टिस मुदोलकर थ्योराइज्ड द बेसिक फीचर। ये पहली बार था जब बेसिक फीचर नाम की चीज आई इंडियन कोर्ट्स में। उन्होंने बहुत प्रॉपरली ये नहीं कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, पर उन्होंने कहा कि भाई ये तो बेसिक फीचर्स हैं, इनको तो मत हटाओ, टू दैट इफेक्ट। हिज डिसेंट वाज यूज्ड इन केशव नंदा भारती केस। इसीलिए डिसेंट ओपिनियंस बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि डिसेंट ओपिनियंस ही अक्सर आगे जाके मेजॉरिटी ओपिनियंस बनते हैं। दे प्रोवाइड द बेस फॉर अ मेजॉरिटी ओपिनियन इन फ्यूचर। ही आस्क्ड, it is also a matter for consideration whether a change in the basic feature of the constitution can be regarded merely as an amendment, or would it in effect be rewriting a part of the constitution, and if it is the latter, would it be under the purview of article 368? उन्होंने कहा कि ठीक है आप अमेंडमेंट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, ये एक बात हुई, लेकिन अगर आप बेसिक फीचर्स ही हटा देंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट दोबारा से लिख रहे हैं ना एक तरह से, कि भाई बेसिक फीचर ही बदल गया। तो अब जब चीज़ का फीचर ही बदल गया, जब बेसिस ही बदल गए हैं, मेन एलिमेंट्स बदल गए हैं, तो आप तो रीराइट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या आप ये रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 के अंदर कर सकते हैं? ये उन्होंने सिर्फ सवाल पूछा। अब आया केस गोलकनाथ का। ना गोलकनाथ केस जो था वो एक इट वाज लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह दोनों ने बोला कि पार्लियामेंट सही है, बिल्कुल अनब्राइडल्ड पावर्स हैं। गोलकनाथ ने उल्टा स्टैंड लिया। क्या किया?
गोल स्टैंड लिया, पूरा पलट गए वो। दीज आर द वेज यू कैन लर्न। नाउ ये केस आया 1967 में। ये 11 जज बेंच थी, उस टाइम की हाईएस्ट बेंच थी। ये वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू डिसाइड वेदर फंडामेंटल राइट्स बी अमेंडेड। अब क्योंकि ये 11 जज बेंच थी, इसीलिए आगे केशव नंदा भारती जाके 13 जज बेंच हुई। क्योंकि एक जजमेंट को अगर आप देख रहे हो, दूसरी बेंच बनवा रहे हैं और कह रहे हैं कि जरा वैलिडिटी चेक करें, तो आप कभी भी उतने ही या उससे कम जजेस नहीं रख सकते हैं, आपको एक लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट करनी होगी। सो गोलकनाथ इज द रीजन वाई द केशव नंदा भारती बेंच इज द 13 जज बेंच, ठीक है। एन 11 जज बेंच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू डिसाइड वेदर फंडामेंटल राइट्स बी अमेंडेड। वही बेसिक क्वेश्चन था कि भैया फंडामेंटल राइट्स का करना क्या है, अमेंड कर दें या ना करें। कोर्ट हेल्ड दैट 368 merely talks about procedure to amend। उन्होंने कहा कि यहाँ पे 368 में बात हो रही है प्रोसीजर की। आपको क्यों लग रहा है आपको पार दी जा रही है? आपको सिर्फ बताया जा रहा है ये प्रोसीजर है, अमेंड करना हो तो कर लेना। An amendment can become a law only if it abides by Article 13। तो कोर्ट ने कहा कि अमेंडमेंट जो है वो भी लॉ है और उसको आर्टिकल 13 से अबाइड करना पड़ेगा। आर्टिकल 13 क्या है कि भाई पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अब्रिज करते हुए आप कोई लॉ नहीं बना सकते, अगर आपने बनाया तो वो वॉइड होगा। अब आया डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग इसी जजमेंट में। अभी याद है हम लोग ने रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव दोनों पढ़ा था कि भाई आप पीछे जाके बैक डेट में भी आप चीज़ें बदल सकते हैं। अभी पिछले वाले जजमेंट में ये कहा गया था। तो गोलकनाथ में कहा गया कि नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग होगी, यानी कि जो अमेंडमेंट हो गए वो तो हो गए, अब हम पुराने सारे अमेंडमेंट्स बैठ के नहीं खोलेंगे, लेकिन आगे आने वाले जो भी अमेंडमेंट्स होंगे वो जो है वो इस जजमेंट से कंप्लाई करना होगा उन लोग को, और आर्टिकल 13 के अंडर वो लॉ की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। देयरफॉर वो फंडामेंटल राइट्स को ना अब्रिज कर सकते हैं ना फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग, यानी कि आगे आने वाली चीज़ों पे ये अप्लाई करेगा, पीछे गई हुई चीज़ों पे नहीं करेगा। Now there was no limitation on amending Article 368, but the Parliament cannot do indirectly what it cannot do directly। तो कोर्ट ने कहा कि ये बात तो सही है कि आर्टिकल 368 कोई मेंशन नहीं कर रहा है कि आप जो है वो क्या अमेंड कर सकते हैं क्या नहीं, लेकिन अगर आर्टिकल 13 में आपको कहा जा रहा है कि भाई आर्टिकल जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 में उनको अबाइड करते हुए चीज़ करो, तो ऑब्वियसली आर्टिकल 368 भी वही चीज़ कहेगा ना। जो चीज़ आप डायरेक्टली नहीं कर सकते वो आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। आर्टिकल 13 डायरेक्टली कह रहा है कि कोई भी ऐसा लॉ मत बनाओ जो पार्ट 3 के अगेंस्ट हो, तो आप 368 में जाके इनडायरेक्टली ये कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दैट इज अमेंडिंग इज स्ट्रिक्टली अ लेजिस्लेटिव पावर, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल वन। कोर्ट ने कहा कि आप अमेंड जो कर रहे हैं ये भी आपका लेजिस्लेटिव पावर ही है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं। आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बन जाते हैं अमेंडमेंट्स लाते टाइम। अब भाई आप जैसे कि सोच सकते हैं, पार्लियामेंट में तो तहलका मच गया कि इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हमारी पावर में, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा हम सब कुछ कर सकते हैं, हम ऐसा अमेंडमेंट लेके आएंगे कि आपका जो जजमेंट है वही फेल हो जाएगा। तो अब गोलकनाथ का केस जो रिस्ट्रिक्ट करा था पार्लियामेंट पावर को, उसको काउंटर करते हुए हमारे पास आया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और क्या चेंजेस आए उसमें? 13 + 4 ऐड किया गया, साफ साफ लिख दिया गया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर 368। पार्लियामेंट ने कहा लो भैया मसला ही ख़त्म, हमने उठा के ये डाल दिया है सीधा कि जो इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 13 में कि आप कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाओगे जो फंडामेंटल राइट को अब्रिज करे, ये बात कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे अप्लाई ही नहीं करती। यही चीज़ उन्होंने 368 में भी डाल दी। 368 में भी कहा कि आर्टिकल 13 इसके ऊपर अप्लाई नहीं करता। क्लॉज 3 ऐड किया कि नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर दिस आर्टिकल। और भी चेंजेस किए। क्या चेंजेस किए 368 में? द टाइटल वॉज चेंज प्रोसीजर। गोलकनाथ ने कहा था ना कि सिर्फ प्रोसीजर है, पार नहीं। पार्लियामेंट ने कहा कैसे नहीं, हम जोड़े दे रहे हैं वर्ड, अब ये पार है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर कॉन्सिक्वेंटली, कि प्रोसीजर तो कॉन्सिक्वेंस है हमारी पार का। द फॉलोइंग वॉज एडेड टू द आर्टिकल। ये जोड़ा गया कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिखा हो, पार्लियामेंट में एन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर amend by way of addition, variation or repeat any provision of this constitution in accordance with the procedure established forth in this article। तो इस आर्टिकल में जो प्रोसीजर है
वो हमको अनब्राइडल्ड पावर देता है, हम जो चाहेंगे चेंज कर देंगे. So that is all for your first part of basic structure. Like, share and subscribe to our channel Lawpolitan for more such content, and also stay tuned for part 2 of the basic structure. Hope you had a good learning time. Bye bye and see you soon.